थैंक यू एवरीवन हैविंग मी हियर। आई एम सुची। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट 1 है, जिसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर, उसके साथ ही उसका मैकेनिज्म के बारे में बताया गया है। इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी है। अच्छे से समझने के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में मेटाबॉलिज्म की वजह से जितने सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होते हैं वो सारे टॉक्सिक नेचर के होते हैं। अगर ये बॉडी में अक्यूमुलेट हो तो वो बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, जिसके वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म डेड भी हो सकता है। सो जिस प्रोसेस के थ्रू लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी से ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करता है या एलिमिनेट करता है, वो प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन प्रोसेस कहते हैं। जो भी ऑर्गन बॉडी में ये प्रोसेस को कैरी आउट करता है वो सारे ऑर्गन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर इंक्लूड होते हैं। नॉर्मली बॉडी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीशन प्रोसेस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी क्या है? अमोनोटेलिज्म, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल अमोनिया के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होता है। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी से अमोनिया को रिमूव करते हैं आज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल, उसको हम अमोनोटेलिक इन नेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बोनीफिश, एक्वाटिक एम्फीबियंस, एक्वाटिक इंसेक्ट, दीज आर ऑल अमोनोटेलिक इन नेचर, क्योंकि बॉडी से ये अमोनिया को एलिमिनेट करते हैं आज नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल। अमोनिया एलिमिनेट होने के लिए बॉडी को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को बहुत ज़्यादा वाटर की जरूरत पड़ता है। सेकेंड कैटेगरी है यूरिकोटेलिज्म, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिक एसिड के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होता है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को बॉडी से एलिमिनेट करते हैं उनको हम यूरिकोटेलिक इन नेचर कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, लैंड स्नेल्स, all these are uricotelic in nature because they are removing uric acid as nitrogenous waste material. Uric acid and other one, that one is urea, both are less toxic compared to ammonia. यूरिक एसिड रिमूव करने के लिए बॉडी को बहुत कम वाटर की जरूरत पड़ता है। इसलिए आप देखे होंगे जितने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म यूरिक एसिड को बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के हिसाब से एलिमिनेट करते हैं, उनको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ता है। ये जो वेस्ट मटेरियल रिमूव होता है उनके बॉडी से वो सेमी सॉलिड नेचर के होता है। थर्ड कैटेगरी इज यूरियोटेलिज्म, जिसमें नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होता है। यूरिया इज लेस टॉक्सिक कंपेयर टू अमोनिया। फॉर एग्जाम्पल mammals, terrestrial amphibians, marine fish, including human being, these all are uriotelic in nature because they are removing urea as nitrogenous waste material from their body. We all human beings are यूरियोटेलिक इन नेचर। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया के फॉर्म में रिमूव होता है। उसके साथ ही बहुत सारे अदर वेस्ट मटेरियल लाइक डिफरेंट आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स, बिलीरुबिन जो बाई प्रोडक्ट होता है, डेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसके साथ ही एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर बॉडी से एलिमिनेट होता है, ताकि बॉडी का इंटरनल एनवायरनमेंट बैलेंस होके रह सके, बॉडी में वाटर सॉल्ट का कंसंट्रेशन मेंटेन होके रह सके, ताकि बॉडी होम्योस्टैटिस मेंटेन करके रख सके।
होम्योस्टैटिस का मतलब क्या होता है? आउटर एनवायरनमेंट के हिसाब से इनर एनवायरनमेंट को चेंज करके रखना ताकि बॉडी स्टेबल कंडीशन में रहे। ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस होता है इसमें कुछ प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं जो डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए। कुछ ऐसे ऑर्गन भी होते हैं जो एसोसिएट करते हैं ये प्राइमरी ऑर्गन के साथ और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए मदद करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन से होते हैं? जो डायरेक्टली नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल रिमूव करते हैं जैसे कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरेथ्रा। दे आर डायरेक्टली एसोसिएटिंग विद दिस एक्सक्रीशन प्रोसेस। बाकी जो एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं वो कौन होते हैं? जैसे कि लीवर, स्किन, लंग्स, दे आर रिमूविंग अदर वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी। पहले देखेंगे ये जो प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उनके स्ट्रक्चर। प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन का स्ट्रक्चर को अगर हम देखें इसमें क्या क्या होता है? किडनी, यूरेटर, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसकी पोजीशन अगर हम देखें, सपोज ये है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। पीठ की तरफ अगर हम देखें, डोर्सल साइड को अगर हम देखें, इसके निचली भाग में स्पाइनल कॉर्ड के दोनों तरफ एक एक किडनी होता है। इसका पोजीशन कैसे होता है? दिस टू किडनी आर प्रेजेंट इन बिटवीन लास्ट thoracic and third lumbar vertebral column। हमारे बॉडी में 2 किडनी होते हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं? रेडिश ब्राउन इन कलर। इसका आउटर वॉल होता है कॉन्वेक्स शेप, इसका इनर वॉल होता है कॉनकेव शेप। कॉनकेव शेप होने की वजह से ये जो ग्रुप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है इसको क्या कहते हैं? हाइलम या हाइलस। किडनी में नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होता है। यहाँ पे यूरिन फॉर्मेशन होता है ये किडनी के अंदर। उसके बाद यूरिन पासन होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के थ्रू। जो अराइज कहाँ से हुआ है? ये हाइलम से। ये अराइज जैसे होने जैसा दिखता है। यहाँ से ये कैरी करता है यूरिन को। दोनों तरफ के किडनी से 2 ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिसको हम यूरेटर कहते हैं, ये यूरेटर कैरी करके लेके जाता है यूरिन को एक रिजर्वायर के पास जिसको हम ब्लैडर कहते हैं। ये होता है टेम्पररी रिजर्वायर ऑफ यूरिन। ये दोनों यूरेटर मिलके एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं ये ब्लैडर के अंदर जिसको हम क्या कहते हैं? टाइगोन। यहां पे आके यूरिन स्टोर होके रहता है। ये जो ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है इसको क्या कहते हैं? टाइगोन। दोनों यूरेटर में स्प्लिंटर लगा हुआ है। यहाँ पे एक एक स्प्लिंटर है। दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होते हैं। जिसके वजह से यूरिन ब्लैडर के अंदर आता है और उसके बाद जब इसको इंफॉर्मेशन मिलता है या डायरेक्शन मिलता है कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। ये फिर यूरिन को पासन करने में मदद करता है। सो यूरिन पासन होता है
यूरेथ्रा के थ्रू टू आउटसाइड। किडनी के इंटरनल पार्ट दो जोन में डिवाइड किया गया है। ये जो आउटसाइड जोन होता है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। इनर साइड जो जोन होता है ये जोन, इसको हम मेडुला कहते हैं। आप अगर अच्छे से देखें, इसके अंदर ये जो लोब जैसा स्ट्रक्चर है जिसका बेस कॉर्टेक्स को टच किया है, और इसका अपेक्स पार्ट, ये जो माउथ जैसा पार्ट, ये मेडुला की तरफ होता है। ऐसे वाला स्ट्रक्चर को हम कहते हैं पिरामिड। ये देखने में पिरामिड जैसा लगता है। ऐसे किडनी में नियर अबाउट 10 to 50 पिरामिड होते हैं। इसका नंबर कितना होता है? 10 to 15। इसका ये जो अपेक्स का स्ट्रक्चर होता है ये मेडुला की तरफ होता है। इसको हम क्या कहते हैं? पापिला ऑफ पिरामिड। ये सारे पापिला पिरामिड के मेडुला के तरफ होते हैं, जो टुवर्ड्स होते हैं पेल्विस के तरफ। ये जो पोर्शन है इसको हम क्या कहते हैं? पेल्विस। आप अगर किडनी के कॉर्टिकल पार्ट को देखें या कॉर्टेक्स पार्ट को देखें, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहते हैं? यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स। और नेफ्रॉन जो होता है मेन फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ये क्या करता है? यूरिन फॉर्मेशन करने में मदद करता है। ये सारे फंक्शन यही करता है किडनी के अंदर। यूरिन फॉर्मेशन करने के बाद ये यूरिन को पेल्विस के थ्रू पासन करता है। यहां से फिर यूरिन ये पेल्विस से यूरेटर के थ्रू ब्लैडर को जाता है। पेल्विस का एक्सटेंडेड पार्ट होता है यूरेटर। यूरिनिफेरस ट्यूबुल्स या नेफ्रॉन जो मेन फंक्शनल यूनिट होता है किडनी में, इसका नंबर बहुत ही ज्यादा होता है किडनी में, इवन इफ दे आर मोर 1 million इन नंबर इन वन किडनी। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें, ये दो स्ट्रक्चरल पार्ट को लेकर बना है। एक है ग्लोमेरुलस, दूसरा है रीनल ट्यूबुल। ये जो रीनल वार्ड है ये किडनी का दूसरा नाम है। पहले बात करेंगे ग्लोमेरुलस के बारे में। ये जो ग्लोमेरुलस है ये है आर्टरी का गुच्छा, जिसमें अफरेंट आर्ट्रियोल एंड इफरेंट आर्ट्रियोल दोनों मिलके ये ग्लोमेरुलर पार्ट को बनाए हैं। पहले क्या होता है? इम्प्योर ब्लड अफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू किडनी के अंदर ही आता है। इम्प्योर क्यों कहते हैं? क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के साथ अदर वेस्ट भी होते हैं, वो सारे मिलके ब्लड के साथ आते हैं किडनी के अंदर। उसके बाद यहाँ पे ब्लड प्यूरिफिकेशन होता है। उसके बाद प्योर ब्लड इफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट को ट्रांसपोर्ट होता है। ये दोनों मिलके ये जो टफ जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किए हैं, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लोमेरुलस। उसके बाद आता है नेक्स्ट स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ नेफ्रॉन इज रीनल ट्यूबुल। ये कहाँ से शुरू होता है? ये एक कैप्सुलर लाइक स्ट्रक्चर से या कॉप लाइक स्ट्रक्चर से शुरू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बाउमैन कैप्सूल। बाउमैन कैप्सूल ये ग्लोमेरुलस को एनक्लोज करके रखा है या होल्ड करके रखा है, जिसका सेल मेम्ब्रेन ग्लोमेरुलस के साथ वेल कनेक्टेड होता है। ये जो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? माल्फिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल। उसके बाद ये रीनल ट्यूबुल एक्सटेंडेड होता है डिफरेंट ट्यूबुलर पार्ट से। नियर एक्सटेंडेड
जो ट्यूबुलर पार्ट होता है वो हाईली कॉइल्ड होता है, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। प्रोक्सिमल का मतलब नियर बाय, कॉन्वोल्यूटेड का मतलब हाईली कॉइल्ड। उसके बाद ये फिर नेक्स्ट पार्ट इसका आता है हेनले लूप, जिसका 2 लिम्ब होता है। ये लूप जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के हैं। एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब जो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करता है, दूसरा है असेंडिंग लिम्ब जो मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ मूव करता है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है रीनल ट्यूबुल का डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, जो हाईली कॉइल्ड होता है। डिस्टल का मतलब यहाँ पे होता है दूर का, जो बाउमैन कैप्सूल से दूर होता है, इसलिए इसका नाम है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। ये डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कलेक्टिंग डॉट के साथ जुड़ता है। बहुत सारे नेफ्रॉन होते हैं जिनका हेनले लूप का लेंथ बहुत ही शॉर्ट होता है। उस टाइप के नेफ्रॉन को हम क्या कहते हैं, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कुछ ऐसे भी नेफ्रॉन होते हैं जिनका लॉन्ग हेनले लूप होता है, उसको हम क्या कहते हैं, जॉक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यूरिन, ये जो प्यूरिफिकेशन होता है, जो ग्लोमेरुलर फिल्टरेट फॉर्मेशन होता है, वो फिल्टरेट पार्ट फिर मूव करता है। ये जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है यहाँ पे, ये किसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, ये लेंथ के ऊपर, हेनले लूप का लेंथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। उसके बाद ये जो इफरेंट आर्टरियोल, ये जो वेसल्स जैसा ये आर्टरी जो मूव किए हैं, ये पैरेलली मूव करता है हेनले लूप के साथ, उसके साथ जुड़ के ये पैरेलली मूव करता है। ये यू जैसा स्ट्रक्चर फॉर्मेशन क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, भासा रेक्टा। अभी देखेंगे नेफ्रॉन में ये जो रीनल ट्यूबुल है, इसका डिफरेंट पार्ट का क्या फंक्शन है या क्या रोल है ये यूरिन फॉर्मेशन प्रोसेस में। माल्फिजियन बॉडी के थ्रू आता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट क्या है, ब्लड जब अंदर की तरफ हाई प्रेशर में आता है, जो फिल्टर होके बाउमैन कैप्सूल के थ्रू अंदर की तरफ आता है, उसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहते हैं। ये जब आता है, ये पासन कहाँ पे होता है, नियर बाय कॉइलिंग ट्यूबुल को, जिसको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहते हैं। ये प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के थ्रू जब पास करता है, यहाँ से न्यूट्रिएंट जो बॉडी के लिए चाहिए, बॉडी को ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारे चीज जैसे कि ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड, डिफरेंट आयन्स जो बॉडी के लिए चाहिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए चाहिए, वो सारे ऑब्जर्व हो जाता है इस पार्ट। उसके बाद ये फिल्ट्रेट पासन होता है लूप के अंदर, जिसको हम हेनले लूप के नाम से जानते हैं। ये हेनले लूप का 2 लिम्ब होता है, एक है डिसेंडिंग लिम्ब जो कॉर्टेक्स के या कॉर्टेक्स से मेडुला के अंदर की तरफ जाता है, ऐसे नीचे की तरफ। दूसरा जो है वो असेंडिंग लिम्ब होता है, वो ऊपर की तरफ जाता है, जो कॉर्टेक्स के तरफ मूव करता है। नेफ्रॉन का माल्फिजियन बॉडी, जिसमें ग्लोमेरुलर पार्ट होता है और बाउमैन कैप्सूल होता है, ये जो 2 पार्ट है ये कॉर्टेक्स में है। लेकिन जो हेनले लूप, जो लूप फॉर्मेशन हुआ है, वो मेडुला की तरफ आता है, इसका लेंथ मेडुला की तरफ आता है। इसमें 2 लिम्ब होते हैं, दोनों का कैरेक्टर या दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है ये परमिएबल टू वाटर होता है, इसके थ्रू वाटर मूव कर सकता है, लेकिन इट इज इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। ये इलेक्ट्रोलाइट को पासन करने में मदद नहीं कर सकता है, क्योंकि ये इम्परमिएबल होता है इलेक्ट्रोलाइट के लिए, आयन्स के लिए। लेकिन जो असेंडिंग लिम्ब है, जो कॉर्टेक्स की तरफ मूव करता है, जो लिम्ब, वो क्या होता है, इम्परमिएबल टू वाटर होता है, इसके थ्रू वाटर मूव नहीं कर सकता है, लेकिन इट अलाउ इलेक्ट्रोलाइट्स टू पास थ्रू। इसके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट्स
पासन हो सकता है। इसके वजह से क्या होता है, वाटर भी ऑब्जर्व होता है एक साइड पे, दूसरे साइड से इलेक्ट्रोलाइट ऑब्जर्व हो जाता है। उसके बाद ये जो फिल्ट्रेट फिर कहाँ पे मूव करता है, दूर के जो कॉइल ट्यूबुलर पार्ट होता है जिसको हम डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स कहते हैं, उस तक पहुंचता है फिल्ट्रेट। वहां से फिर जितने सारे बाकी बचा है न्यूट्रिएंट और जो जरूरी मटेरियल होता है ब्लड में या जो फिल्ट्रेट में, वो सारे ऑब्जर्व हो जाता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स के अंदर। इसको कौन मदद करता है, ये फंक्शन को कौन प्रमोट करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन यहाँ पे मदद करता है ये ऑब्जर्प्शन प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। इसके बाद वो फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, उसके अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होता है वही होता है और कुछ नॉन एसेंशियल चीज जो बॉडी के लिए जरूरी नहीं है वो चीज होते हैं। उसके साथ लेस अमाउंट ऑफ वाटर होता है यूरिन के फॉर्म में, वो सारे चले जाते हैं कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट फिर क्या करता है, यहां से कुछ यूरिया, उसके साथ अमोनिया, कुछ आयंस को बॉडी को सीक्रेट करता है। इसके साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स भी सीक्रेट करता है ताकि बॉडी के अंदर आयनिक बैलेंस मेंटेन होके रह सके, बॉडी का एसिड बेस बैलेंस, पीएच ये सब मेंटेन होके रह सके, बॉडी होम्योस्टैटिस को मेंटेन करके रख सके। ये तो गया स्ट्रक्चरल पार्ट। अभी देखेंगे ये जो इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, क्या कैसे होता है ये यूरिया फॉर्मेशन, यूरिन फॉर्मेशन, अभी देखेंगे। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल यूरिया के फॉर्म में एलिमिनेट होता है, उसके साथ ही बहुत सारे दूसरे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिमूव होते हैं बॉडी से। ये जो एक्सक्रीशन प्रोसेस है ये एक्चुअली 2 स्टेप में कंप्लीट होता है या 2 प्रोसेस को लेकर कंप्लीट होता है। पहला प्रोसेस क्या है, जिसमें यूरिया फॉर्मेशन होता है, ये यूरिया फॉर्मेशन होता है लिवर में। दूसरा स्टेप में क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिया के साथ बाकी वेस्ट मटेरियल वाटर के साथ मिलके एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम यूरिन कहते हैं। ये यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में। पहले देखेंगे ये यूरिया कैसे फॉर्मेशन होता है। यूरिया मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करने के लिए 2 अमोनिया मॉलिक्यूल, उसके साथ 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की जरूरत होता है। ये यूरिया फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, लीवर में होता है। पहले 1 अमोनिया मॉलिक्यूल 1 कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के साथ मिलके बनाता है कार्बामिक एसिड। उसके बाद कार्बामिक एसिड कन्वर्ट होता है कार्बामाइल फॉस्फेट, किसके साथ मिलके, एटीपी के साथ मिलके। ये जो प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है किसके प्रेजेंस में, कार्बामाइल फॉस्फेट सिंथेटेज एंजाइम के प्रेजेंस में। ये जो एंजाइम है ये रहता है कहाँ पे, अवेलेबल है लिवर में, इसीलिए ये प्रोसेस होता है लिवर में। ये प्रोसेस के लिए मैग्नीशियम आयन का होना बहुत ही जरूरी है। ये मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है। इसके बाद कार्बामाइल फॉस्फेट ऑर्निथाइन के साथ जुड़ के बनाता है सिट्रुलाइन। ऑर्निथाइन कहाँ से आया बाद में जानेंगे। ये जो सिट्रुलाइन फॉर्मेशन होता है, ये सिट्रुलाइन एक अमीनो एसिड है। ये पहला अमीनो एसिड जो ये प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। इसके बाद सिट्रुलाइन दूसरा अमोनिया मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, लेकिन डायरेक्टली जुड़ता नहीं है। अमोनिया पहले एस्पर्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है, उसके बाद ये एस्पर्टिक एसिड सिट्रुलाइन के साथ जुड़ के बनाता है आर्जिनोसक्सेनिक एसिड। आर्जिनोसक्सेनिक एसिड आगे जाके डिसोसिएट हो जाता है। जब डिसोसिएट होता है ये क्या बनाता है, आर्जिनाइन, उसके साथ फ्यूमरिक एसिड। आर्जिनाइन फिर आगे जाके बनाता है यूरिया, उसके साथ ऑर्निथाइन। ये जो आर्जिनाइन बनता है ये है दूसरा अमीनो एसिड, ये प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। उसके बाद ये आर्जिनाइन जो
फॉर्मेशन करता है यूरिया एंड ऑर्निथाइन। ये जो ऑर्निथाइन है ये है तीसरा अमीनो एसिड, ये प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस होता है। सो ये प्रोसेस के थ्रू 3 अमीनो एसिड प्रोड्यूस होते हैं। पहला क्या बनता है, सिट्रुलाइन, दूसरा आर्जिनाइन, तीसरा ऑर्निथाइन। और आर्जिनाइन बनाता है यूरिया, जो है मेन नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल जो यूरिन के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होता है, जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन। इसी वजह से ये जो साइक्लिक प्रोसेस है, ये साइक्लिक प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यूरिया साइकिल या ऑर्निथाइन साइकिल के नाम से हम जानते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस के थ्रू यूरिया भी फॉर्मेशन होता है, ऑर्निथाइन भी फॉर्मेशन होता है। नॉर्मली हमारे बॉडी में यूरिया की मात्रा कितना होना चाहिए, 18 से 38 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इतना होनी चाहिए या इतना रहना चाहिए बॉडी में। अगर इतना तक रहे तो बॉडी को ये कुछ हार्मफुल इफेक्ट दिखा नहीं सकता है। जब इसका लेवल बढ़ के 40 मिलीग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड हो जाता है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, यूरेमिया। ये लेस टॉक्सिक होने के वजह से, यूरिया लेस टॉक्सिक होने के वजह से कंपेयर टू अमोनिया, बॉडी इसको टॉलरेट कर सकता है, लेकिन ये या इसके लेवल बॉडी में हाई है। नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के साथ ही बहुत सारे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस, बिलीरुबिन जो बाइल प्रोडक्ट होता है, उसके साथ ही डेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और कुछ वाटर, ये सारे चीज मिलके एक सॉल्यूशन फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरिन कहते हैं। ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट है यूरिन का, ये जो कंटेंट है, ये लेकिन वाटर के साथ तो बॉडी के अंदर पास ऑन नहीं होता है, ये ब्लड के अंदर ही होता है। सारे चीज ब्लड के अंदर ही फ्लो करते हैं बॉडी में। सो ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, किससे फॉर्मेशन होता है, ब्लड से यूरिन फॉर्मेशन होता है। सो ब्लड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। ये जो यूरिन फॉर्मेशन होता है, ये 3 प्रोसेस को देकर बनता है बॉडी में। पहला प्रोसेस क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। इसमें क्या होता है, ब्लड पहले आता है अफरेंट आर्टरियोल के थ्रू किडनी के अंदर। ये है माल्फिजियन बॉडी, जिसमें बाउमैन कैप्सूल है। बाउमैन कैप्सूल किसको एनक्लोज करके रखता है, ग्लोमेरुलर पार्ट को। ये है ग्लोमेरुलर पार्ट, ये है आर्टरी का गुच्छा। ये किसको लेके बना है, अफरेंट आर्टरियोल एंड इफरेंट आर्टरियोल। ये है अफरेंट आर्टरियोल, ये है इफरेंट आर्टरियोल। अफरेंट आर्टरियोल से इम्प्योर ब्लड किडनी के अंदर ही आता है। ये जो पार्ट है इसको हम माल्फिजियन बॉडी कहते हैं या रीनल कॉर्पस्कल भी कहते हैं। अफरेंट आर्टरियोल के थ्रू इम्प्योर ब्लड आता है। ये जो अफरेंट आर्टरियोल है, ये एक बड़ा सा ट्यूब है, इसका लूमेन बहुत वाइड है। ये बड़ा सा पाइप से, मोटा सा पाइप से ब्लड आता है, लेकिन जाता इफरेंट आर्टरियोल से, जो है नैरो ट्यूब। मोटा सा पाइप से ब्लड आता है, जाता है नैरो पाइप के थ्रू। इसके वजह से यहाँ पे प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट होता है, हाई प्रेशर में आता है। प्रेशर के वजह से कुछ ब्लड इसके अंदर ही, इसके ब्लड के अंदर जो कंटेंट होते हैं, ये जितने सारे कंटेंट होते हैं, वो कुछ अंदर की तरफ आ जाते हैं। इसका रीजन क्या है, पहला रीजन ये है कि हाई ब्लड प्रेशर। हाई प्रेशर में आता है
जाता है नैरो ट्यूब के अंदर, इसी वजह से कुछ कंटेंट बाउमैन कैप्सूल के अंदर ही आ जाता है, पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, ये जो बाउमैन कैप्सूल है ये एनक्लोज करके ग्लोमेरुलर पार्ट, ये है ग्लोमेरुलर पार्ट, इस पार्ट को एनक्लोज करके रखा है। बाउमैन कैप्सूल का ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये बहुत ही क्लोजली अटैच होके रहा है ग्लोमेरुलस के साथ। ये जो सेल मेम्ब्रेन है बाउमैन कैप्सूल का, ये सेमी परमिएबल नेचर के होता है। सेमी परमिएबल नेचर के होने के वजह से ये क्या करता है, कुछ सिलेक्टेड मटेरियल को अंदर आने के लिए देता है। सो ब्लड में जितने सारे कंटेंट हैं उसमें से कुछ कंटेंट जो अंदर आ सकते हैं वो आते हैं बाउमैन कैप्सूल के अंदर। उसके बाद थर्ड रीजन क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों क्रिएट होता है, क्योंकि दोनों तरफ, सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ, ग्लोमेरुलर पार्ट में और बाउमैन कैप्सूल के अंदर, ये दोनों तरफ आप अगर देखें सॉल्यूट कंसेंट्रेशन का डिफरेंशिएशन के वजह से एक ग्रेडियंट क्रिएट होता है। ड्यू टू क्रिएशन ऑफ ग्रेडियंट इन बिटवीन बोथ द साइड ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सो क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे प्रेशर कौन क्रिएट करता है, ब्लड के अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं ये क्रिएट करते हैं एक ग्रेडियंट, क्योंकि इस तरफ कम होता है उस तरफ ज्यादा होता है, इसके वजह से ये क्या करते हैं, इसके अंदर की तरफ मूव करते हैं। क्या क्या मूव होता है, ब्लड के अंदर बहुत सारे चीज होता है, इसके अंदर आता है स्मॉल साइज पार्टिकल या स्मॉल साइज मोलिक्यूल, जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके साथ ही अमीनो एसिड, ग्लूकोज कुछ मात्रा में, उसके साथ ही कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर। लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल होते हैं जैसे कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सारे चीज अंदर की तरफ नहीं आ पाते क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा है, जो ये पोर के थ्रू आ नहीं पाते हैं अंदर की तरफ। ये हुआ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, इसको हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहते हैं क्योंकि ये हाई प्रेशर में ये फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है। इसके वजह से इसको क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। सेकंड प्रोसेस है इसके बाद सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जर्वेशन। ये जो सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जर्वेशन प्रोसेस है ये कहाँ पे होता है, माल्फिजियन बॉडी के बाद जो रीनल ट्यूबुल का पोर्शन है, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, हेनले लूप और उसके साथ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स, ये सारे पार्ट में ये सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीअब्जर्वेशन प्रोसेस होता है। मैक्सिमम एसेंशियल एलिमेंट इससे ये पीसीटी पार्ट में ऑब्जर्व हो जाता है। बाकी जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो फिर हेनले लूप के थ्रू पासन होके डीसीटी के अंदर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर जाते हैं। वो फिल्ट्रेट से बाकी रेस्ट पार्ट ये डीसीटी ऑब्जर्व कर लेता है। करने के बाद वो जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होता है वो यूरिन पास ऑन होता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। यहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेशन प्रोसेस होता है, रीअब्जर्वेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पे कौन इसको कैरी करता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ये एक पिट्यूटरी हार्मोन है, ये इसको कैरी आउट करता है जो ऑब्जर्वेशन डीसीटी के पार्ट में होता है। इसके बाद थर्ड प्रोसेस आता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। यूरिन जाके पहुंचता है कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। उससे क्या होता है,
यहाँ पे जो फिल्टर्ड पहुंचता है वहां से फिर कुछ यूरिया, कुछ आयंस, हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम, अमोनिया, कुछ ये ट्यूबुलर पार्ट क्या करता है, सीक्रेट करता है बॉडी के अंदर, ताकि बॉडी के अंदर एसिड बेस बैलेंस होके रहे, पीएच मेंटेन होके रहे और बॉडी में होम्योस्टैटिस मेंटेन हो पाए। सो इस प्रोसेस को देकर यूरिन फॉर्मेशन होता है और यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से एलिमिनेट होता है। अभी देखेंगे ये जो होम्योस्टैटिस प्रोसेस किस प्रोसेस के थ्रू मेंटेन होकर रहता है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस कहते हैं। हमारे बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट मटेरियल के साथ बाकी आयन्स, इलेक्ट्रोलाइट्स वाटर के साथ मिलकर यूरिन फॉर्मेशन करते हैं और यूरिन के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। सो बॉडी में जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कौन मेंटेन करके रखता है, हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम। ये हमारी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को कंट्रोल करता है। ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस क्या है, ये सॉल्यूट कंसंट्रेशन बॉडी में कितनी रहनी चाहिए, कितने इलेक्ट्रोलाइट, कितने वाटर कंटेंट रहने चाहिए बॉडी में, ताकि बॉडी में होम्योस्टैटिस मेंटेन होके रह सके, वो सारे प्रोसेस को कंट्रोल करता है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस क्या है, जिस प्रोसेस के थ्रू रेगुलेट होता है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये प्रोसेस को हमारी बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम रेगुलेट करता है, क्योंकि इसके थ्रू हमारी बॉडी से सॉल्यूट कंटेंट, उसके साथ वाटर भी बॉडी से एलिमिनेट होते हैं। हमारी बॉडी के ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को कैसे रेगुलेट करता है या कंट्रोल करता है, दो मैकेनिज्म के थ्रू। पहला मैकेनिज्म क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट सिस्टम। ये कहां पे होता है, हेनले लूप के अंदर, क्योंकि हेनले लूप में दो लिम्ब होते हैं, एक है डिसेंडिंग लिम्ब, दूसरा है असेंडिंग लिम्ब। एक के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, दूसरे के थ्रू, क्योंकि ये परमेएबल टू वाटर होता है, दूसरे के थ्रू सॉल्ट पार्टिकल या आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। इट इज इम्परमेएबल टू वाटर एंड परमेएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके वजह से क्या होता है, एक लिम्ब के थ्रू वाटर रीअब्जॉर्ब हो सकता है, दूसरे लिम्ब के थ्रू इलेक्ट्रोलाइट रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं। सो ये बॉडी में कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से ये रीअब्जॉर्ब करता है। तो ये कंट्रोल करता है काउंटर करंट मैकेनिज्म के थ्रू बॉडी के अंदर सॉल्ट कंसेंट्रेशन एंड वाटर कंसेंट्रेशन। दूसरा मैकेनिज्म क्या है, एक्शन ऑफ एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन ये क्या करता है, प्रमोट करता है रीअब्जॉर्बेशन प्रोसेस इनसाइड द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर जो रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है इसको कंट्रोल करता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन। कैसे करता है बाद में जानेंगे, अभी जानेंगे काउंटर करंट सिस्टम क्या है या मैकेनिज्म क्या है जिसके थ्रू ये ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस कंट्रोल करता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम। काउंटर करंट मैकेनिज्म को समझने के लिए पहले देखेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। नेफ्रॉन का ये जो ग्लोमेरुलस पार्ट है, बाउमेन कैप्सूल, प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड एंड डिस्टल कन्वोल्यूटेड पार्ट, ये सारे पार्ट होते हैं किडनी के कॉर्टेक्स के जोन में। क्योंकि कॉर्टेक्स होता है अपर जोन में, मेडुला होता है लोअर जोन में, जिसमें ये जो हेनले लूप होता है ये मेडुला जोन में होता है। ये है हेनलेस लूप। हेनले लूप के दो लिम्ब होते हैं, एक होता है डिसेंडिंग लिम्ब जो कॉर्टेक्स से मेडुला की तरफ मूव करता है, डाउनवर्ड मूवमेंट यहाँ पे होता है, और दूसरा होता है असेंडिंग लिम्ब जो मूव करता है मेडुला से कॉर्टेक्स की तरफ, यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट होता है।
दोनों के बीच में क्या अंतर है? डिसेंडिंग लिम्ब होता है थिनर कंपेयर टू असेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब थिकर होता है, थिकर। और ये जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन ये जो असेंडिंग लिम्ब है ये इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वाटर। इसके थ्रू वाटर मूव नहीं कर सकता है लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स मूव कर सकता है, जस्ट ऑपोजिट टू डिसेंडिंग लिम्ब। अगर भासा रेक्टा को आप देखें, ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ये आगे जाके एक थिन वेसल्स में एक्सटेंडेड हुआ है जो पैरेलली मूव करता है हेनले लूप के साथ, जैसे जो यू शेप्ड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन किया है। पहले देखते हैं इसके अंदर सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कैसा रहता है। सपोज यहां पे होता है 300, 600, 800, यहाँ पे ऐसे बढ़ के इस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है, उसके बाद ये फिर घटता है। कैसे घटता है बाद में बात करेंगे। इतना तक सॉल्ट का कंसेंट्रेशन इस असेंडिंग लिम्ब में पहुंच जाता है। यहाँ पे जाता है, ये जो हेनले लूप के अंदर जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये है भासा रेक्टा जिसके अंदर क्या जाता है? ब्लड। यहाँ पे सपोज सॉल्यूट का कंसेंट्रेशन 200 है, इंक्रीज होके ये फिर इस टिप के पास बहुत ज्यादा हो जाता है, हियर इट इज मैक्सिमम। उसके बाद ये फिर डिक्रीज करता है और ऐसे होके यहाँ पे इसका कंसंट्रेशन मिनिमम होता है। ऐसे ब्लड फ्लो करता है भासा रेक्टा के अंदर जिसमें सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ऐसे इंक्रीज एंड डिक्रीज कंडीशन में होता है। अभी पहले समझेंगे काउंटर करंट का मतलब क्या है। करंट का मतलब होता है फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट इट मींस इलेक्ट्रिक करंट इज पासिंग इन वन डायरेक्शन। वाटर करंट जिसमें वाटर फ्लो करता है एक ही डायरेक्शन में। लेकिन अगर कोई फ्लो में अपोज आए, अपोजिट डायरेक्शन में इसका अगर फोर्स इसके ऊपर पड़े तो इसको हम क्या कहेंगे? काउंटर करंट, क्योंकि काउंटर का मतलब अपोजिट होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो फिल्ट्रेट का मूवमेंट होता है दोनों लिम्ब में, ये अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। भासा रेक्टा के दो लिम्ब में भी अपोजिट डायरेक्शन में आप अगर देखें, यहाँ पे भी देखेंगे ब्लड भी अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसी वजह से इस फ्लो को हम कहते हैं काउंटर करंट। समझ में आया? उसके बाद कैसे अपोजिट डायरेक्शन में? आप डिसेंडिंग लिम्ब को देखें तो फिल्ट्रेट मूव करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन। असेंडिंग लिम्ब को देखें तो यहाँ पे फिल्ट्रेट मूव करता है अपोजिट डायरेक्शन में। सो दोनों लिम्ब में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो यहाँ पे काउंटर करंट मूवमेंट होता है फिल्ट्रेट का। अगर आप भासा रेक्टा को देखें तो भासा रेक्टा में एक लिम्ब में ये जो ब्लड आता है ये मूवमेंट करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में और अपोजिट डायरेक्शन में ये मूव करता है दूसरे साइड पे, ये अपवर्ड मूवमेंट करता है मेडुला से कॉर्टेक्स के तरफ। आप अगर पैरेलली ऐसे देखें तो असेंडिंग लिम्ब, उसके नजदीक वाला जो लिम्ब होता है भासा रेक्टा का, तो उसमें भी आप देखेंगे फिल्ट्रेट एंड ब्लड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इस तरफ अगर आप डिसेंडिंग लिम्ब और नजदीक वाला लिम्ब देखे भासा रेक्टा का तो वहां पे भी फिल्ट्रेट एंड ब्लड दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव करें। भासा रेक्टा में अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है एंड डिसेंडिंग लिम्ब में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है फिल्ट्रेट का, तो वहां पे भी काउंटर करंट मूवमेंट हो रहा है। तो इसमें क्या मैकेनिज्म है जिसके वजह से ये कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस होता है?
ट्यूबुलर पार्ट के अंदर। कैसे होता है अभी समझेंगे। ये जो असेंडिंग लिम्ब है, इट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट एंड इम्परमिएबल टू वाटर। इट मीन्स it will allow salt particle to pass through but it will not allow water molecule. So इसके थ्रू सोडियम आयन क्या करता है, मूव करता है इंटरस्टिशियल पार्ट को। जब सोडियम आयन इंटरस्टिशियल पार्ट को मूव करता है तो सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इंटरस्टिशियल पार्ट में बढ़ जाता है। ये जो मूवमेंट होता है ये होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन इसको बैलेंस करने के लिए ये जो इंटरस्टिशियल पार्ट में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज को बैलेंस करने के लिए डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर मूव करता है इंटरस्टिशियल पार्ट को, ताकि इंटरस्टिशियल पार्ट में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन बैलेंस होके रहे। सोडियम आयन का मूवमेंट के वजह से यहाँ पे वाटर का मूवमेंट होता है, जो होता है पासिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया। इसके बाद क्या होता है, जब इंटरस्टिशियल पार्ट में सोडियम आयन आता है ये पहुंच जाता है फिर भासा रेक्टा के अंदर। ये सोडियम मूव करता है भासा रेक्टा के अंदर। जब सोडियम मूव करता है भासा रेक्टा के अंदर, इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे बढ़ता है। आप देखिए यहाँ पे पहले सॉल्यूट पार्टिकल का कंसंट्रेशन 200 था, फिर इंक्रीज कर करके टिप तक ये मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखिए, जब यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन रीनल ट्यूबुल के अंदर, ये जो हेनले लूप के अंदर, यहाँ पे आप देखिए तो 300 है, उसके बाद 600, 800, तो इंक्रीज यहाँ पे कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो रहा है ये टिप के एरिया में। फिर क्या होता है, यहाँ से जब सॉल्यूट पार्टिकल रिमूव होता है या ट्रांसपोर्ट होता है तब क्या होता है, इसका कंसंट्रेशन फिर घटता है, घट के फिर मिनिमम लेवल पे पहुंचता है। इंटरस्टिशियल पार्ट से फिर जब सोडियम भासा रेक्टा के अंदर आता है, यहाँ पे इंक्रीज होके ये टिप के अंदर मैक्सिमम, टिप के पार्ट में मैक्सिमम हो जाता है। फिर क्या होता है, जब इंटरस्टिशियल पार्ट में डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर मूव करता है, वाटर फिर पहुंच जाता है भासा रेक्टा के अंदर। जब भासा रेक्टा के अंदर वाटर मूव करता है तो इसका कंसंट्रेशन फिर मिनिमम हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, डिसेंडिंग लिम्ब से वाटर को ऑब्जर्व कर लेता है। वाटर जाता है डिसेंडिंग लिम्ब से, असेंडिंग लिम्ब से जाता है सोडियम आयन। सो रीअब्जर्वेशन किसका होता है, रीअब्जर्वेशन सॉल्ट पार्टिकल, उसके साथ वाटर रीअब्जर्व हो जाता है। सो यूरिन जो फिल्टर्ड फॉर्मेशन होता है वहां से सॉल्ट एंड वाटर का लॉस ना होके यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होता है। बॉडी से एलिमिनेट होता है जो यूरिन, उसमें सॉल्ट का कंसंट्रेशन उसके साथ वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं होता है, हमारी बॉडी लॉस नहीं करता है। बिना लॉस किए हुए ये यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में बॉडी से एलिमिनेट होता है। ये प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन फॉर्मेशन होता है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट होता है लेंथ ऑफ एलिस लूप। हेनले लूप का ये जो डिसेंडिंग लिम्ब एंड असेंडिंग लिम्ब, इसका लेंथ अगर ज्यादा हो वहां से वाटर एंड इस तरफ सोडियम आयन ज्यादा रीअब्जॉर्ब हो सके और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में प्रोड्यूस हो सके बॉडी में। तो यहाँ पे यूरिन हाइपरटोनिक कंडीशन में होता है। नॉर्मली टेरेस्ट्रियल एनिमल में जो यूरिन
फॉर्मेशन होता है वो हाइपरटोनिक होता है, लेकिन एक्वेटिक एनिमल में जो यूरिन वो फॉर्मेशन करते हैं अपने बॉडी में वो हाइपोटोनिक होता है। ये था काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में। अभी जानेंगे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन कैसे प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस को इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर कैसे सॉल्ट एंड वाटर रीअब्जॉर्ब होता है और किडनी का फंक्शन कैसे रेगुलेट होता है, अभी हम जानेंगे रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म के थ्रू। ये जो एल्डोस्टेरॉन होता है ये एड्रेनल ग्लैंड सीक्रेट करता है। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे होता है? सपोज ये है किडनी, इसके ऊपर ये जो पार्ट है यहाँ पे होता है एड्रेनल ग्लैंड जो सीक्रेट करता है एल्डोस्टेरॉन। ठीक है। मैकुला डेंसा सेल जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर होता है वो क्या करता है? जस्टा ग्लोमेरुलर सेल जो किडनी के अंदर होता है उसको एक्टिवेट करके ब्लड के अंदर जो प्रोरेनिन होता है उसको फिर रेनिन में कन्वर्ट करवाता है। रेनिन क्या करता है? आगे जाके लीवर के अंदर जो एंजियोटेंसिनोजेन है उसको कन्वर्ट करवाता है एंजियोटेंसिन 1 के फॉर्म में। फिर एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये है एक भासोकंस्ट्रिक्टर। इसका काम क्या है बाद में बताती हूँ। ये फिर एंजियोटेंसिन 3 में कन्वर्ट होता है। उसके साथ ही ये क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट करने में मदद करता है। कहां से? एड्रेनल ग्लैंड से। सो एड्रेनल ग्लैंड क्या करता है? एल्डोस्टेरॉन को सीक्रेट करता है। भासोकंस्ट्रिक्टर का काम क्या है? सपोज ये एक वेसल्स, ये जो एंजियोटेंसिन 2 है इसको स्क्वीज कर लेता है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर लेता है ताकि इसके अंदर जो है वो बाहर की तरफ आ जाए। ये स्क्वीज करने में मदद करता है। भासोकंस्ट्रिक्टर का काम है स्क्वीज करना। और फिर ये क्या करता है? ये रीअब्जॉर्प्शन करता है सोडियम को एंड वाटर को इन डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स। कैसे? ये जो एंजियोटेंसिन है ये एक्टिवेट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को ताकि एल्डोस्टेरॉन सीक्रेट हो पाए, और ये भी एक्टिवेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सीक्रेट होता है? एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन जिसको अदरली हम कहते हैं भासोप्रेसिन। ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन है ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है। इसके अंदर पोर फॉर्मेशन करने में मदद करता है जिसके थ्रू वाटर एंड सोडियम आयन क्या होते हैं? रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं ताकि यूरिन जो फिल्ट्रेट होता है इसके अंदर ये फिर कॉन्सेंट्रेटेड के फॉर्म में कलेक्टिंग डक्ट के अंदर मूव करे। यूरिन जो फॉर्मेशन हो वो कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो ताकि यूरिन में ज्यादा सॉल्ट एंड वाटर लॉस ना हो बॉडी से। जब ब्लड के अंदर ये वाटर आ जाते हैं तो जो सॉल्ट सॉल्यूट पार्टिकल ब्लड के अंदर भासा रेक्टा के अंदर होते हैं वो क्या हो जाते हैं? वो डाइल्यूट हो जाते हैं। सो भासा रेक्टा में ब्लड का सॉल्यूट पार्टिकल डाइल्यूट
हो जाते हैं ड्यू टू इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। इसके वजह से क्या होता है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो डाइल्यूशन। जब ब्लड अचीव कर लेता है ऑस्मो डाइल्यूशन तो फिर ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है, ये अल्डोस्टेरॉन सीक्रेट होना बंद हो जाता है। इसके वजह से क्या होता है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स में ये जो परमिएबिलिटी क्रिएट हुआ इन सभी के वजह से इसका परमिएबिलिटी फिर रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, कम हो जाता है या बंद हो जाता है। इसके वजह से ये वाटर एंड सॉल्ट बाहर की तरफ आ नहीं सकते, आ नहीं पाते हैं, तो फिर रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है, यूरिन के साथ ज्यादा फिर वाटर रिमूव होता है, तब यूरिन डाइल्यूट कंडीशन में होता है। उसको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स में क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर एंड सॉल्ट का। इसको कौन प्रमोट करता है, पहले एंजियोटेंसिन 2 प्रमोट करता है एड्रेनल कॉर्टेक्स को या उसको स्टिमुलेट करता है, जिसके वजह से अल्डोस्टेरॉन एंजाइम सीक्रेट होता है। अल्डोस्टेरॉन के साथ ही ये एंजियोटेंसिन 2 और क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, उससे क्या निकलता है, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वासोप्रेसिन के नाम से जानते हैं। ये जो वासोप्रेसिन या एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एंड अल्डोस्टेरॉन दोनों मिलके क्या करते हैं, ये एंजियोटेंसिन 2 वासोकंस्ट्रिक्टर होता है, ये स्क्वीज वेसल्स को स्क्वीज करने में मदद करता है। और ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन क्या करता है, परमिएबिलिटी क्रिएट करता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर, परमिएबिलिटी। उसके साथ ही ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने में मदद करता है, किसके साथ मिलके, एंजियोटेंसिन 2 के साथ मिलके। तो ये सब मिलके क्या करते हैं, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स के अंदर परमिएबिलिटी इसका इंक्रीज कर देते, जिसके वजह से उसमें से वाटर एंड सॉल्ट पार्टिकल रीअब्जॉर्ब होता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के फॉर्म में बॉडी से रिमूव होता है। ज्यादा वाटर एंड सॉल्ट लॉस नहीं हो पाता है। लेकिन जब ब्लड में वाटर का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, ऑस्मो डाइल्यूशन प्रोसेस। ब्लड में जब वाटर का कंसेंट्रेशन बढ़ जाता है तो फिर रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस रोकने के लिए क्या करता है, ये एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होना बंद कर देता है, ताकि ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल के अंदर परमिएबिलिटी और ज्यादा ना हो पाए, वो सील्ड हो जाए, ताकि वहां से फिर वाटर बाहर की तरफ ना आ सके, फिल्टर्ड फिर डाइल्यूट कंडीशन में पहुंचे। ये यूरिन फिर ज्यादा वाटर को लेके ये क्या बन जाता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। नॉर्मली यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन के फॉर्म होने से इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक से ये क्या बन जाता है, जब वाटर इसके साथ ज्यादा हो जाता है ये फिर बन जाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन ये जो एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाता है, इसको कौन बंद करवाता है, एक वासोडिलेटर, जिसको हम क्या कहते हैं, आर्ट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर, जो होता है हार्ट के आर्ट्रिया के अंदर। ये एक प्रोटीन बेस्ड हार्मोन है। ये सीक्रेट किसकी वजह से होता है, कार्डियल मसल्स सेल के वजह से सीक्रेट होता है। ये क्या काम करता है, वासोडिलेटर का काम करता है। इसके साथ ही ये ब्लड प्रेशर कम होने में मदद करता है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज होने में क्या, होने से क्या होता है, ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस होता है।
बाहर की तरफ आ जाता है वाटर एंड सॉल्ट पार्टिकल। लेकिन ये जब इसको ब्लड प्रेशर कम कर देता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन, जो वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ वो फिर रिलैक्स कंडीशन में आ जाता है, जिसके वजह से ये जो स्क्वीजिंग वजह से बाहर आ जाता था वाटर एंड सॉल्ट पार्टिकल, ये फिर आ नहीं पाता है। तो ये फिल्ट्रेट के साथ ये सब रहते हैं। फिर ये जो फिल्ट्रेट बाद में, जिसको हम यूरिन कहते हैं, ये यूरिन में ज्यादा वाटर का कंटेंट होता है, जिसको हम डाइल्यूटेड यूरिन कहते हैं। सो रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म को रोकने के लिए आर्टेरियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ब्लड प्रेशर को कम करवाने के साथ ये एक वासोडिलेटर का काम करता है, ताकि वेसल्स रिलैक्स हो पाए और ये रीअब्जॉर्प्शन प्रोसेस फर्दर रोक पाए। ये जो प्रोसेस होता है एलिमिनेशन प्रोसेस, इसको क्या कहते हैं? यूरिनेशन प्रोसेस या मिक्सचुरेशन प्रोसेस। पहले यूरिन फॉर्मेशन होता है। यूरिन फॉर्मेशन होने के बाद ये कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू आता है पेल्विस रीजन तक, जो मेडुला के अंदर है। ये पेल्विस रीजन एक्सटेंड होके बना है यूरेटर। फिर यूरिन यूरेटर के थ्रू आता है ब्लैडर के अंदर। ये है सपोज ब्लैडर, जो है टेम्पररी रिजर्वर। ये दोनों तरफ ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये है यूरेटर। यहाँ पे दोनों यूरेटर ब्लैडर के अंदर एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चरल पार्ट फॉर्मेशन के हैं। इसको क्या कहते हैं? टाइगोन। यहाँ पे एक एक स्प्लिंटर है। ये क्या करता है? भाल्व जैसा काम करता है। इसको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, ताकि यूरेटर के थ्रू यूरिन पासन हो सके और यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन बॉडी से एलिमिनेट हो सके। यहाँ पे दो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। एक है स्टोरेज रिफ्लेक्स, दूसरा है वॉइडिंग रिफ्लेक्स। स्टोरेज रिफ्लेक्स के थ्रू क्या होता है? ब्लैडर फिल होता है, ब्लैडर के अंदर यूरिन आता है। उसके बाद ये जो वॉइडिंग रिफ्लेक्स है, इसके वजह से ब्लैडर से यूरिन पास ऑन होता है बाहर। इसको क्या कहते हैं? वॉइडिंग रिफ्लेक्स। ये एम्प्टाइज करता है ब्लैडर। इसको कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। 1100 लीटर के प्लाज्मा फ्लो करते हैं, लेकिन उसमें से 180 लीटर बनते हैं ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। नेफ्रॉन के अंदर कितना फिल्ट्रेट बनते हैं? 180 लीटर। उससे यूरिन फॉर्मेशन कैसे कितना होता है? 1.5 लीटर यूरिन। सो रोज हमारी बॉडी से 1.5 लीटर यूरिन बॉडी से एलिमिनेट होता है। अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम का फंक्शन हम देखें, ये क्या क्या फंक्शन करता है? ये वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने के साथ ही ये बहुत सारे आयंस, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करता है बॉडी से। उसके साथ ये एसेंशियल एलिमेंट जो फिल्ट्रेट में रहते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करता है, ताकि ये लॉस ना हो पाए। कौन सा एसेंशियल एलिमेंट? ग्लूकोज हुआ, अमीनो एसिड, वाटर, ये सब एसेंशियल एलिमेंट है बॉडी के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए, बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए ये सब चीज की जरूरत होता है। उसके साथ ही ये कुछ हाइड्रोजन आयन, यूरिया, अमोनिया, पोटेशियम आयन को सीक्रेट करता है, ताकि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होके रह सके। उसके साथ ये रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरॉन सिस्टम के थ्रू ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है बॉडी में। ये एसिड बेस बैलेंस करता है, उसके साथ ही वाटर बैलेंस करता है, ताकि बॉडी में पीएच मेंटेन होके रह सके, प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन होके रह सके, ताकि बॉडी के अंदर होम्योस्टेटिस मेंटेन हो पाए।
This is all about excretory system of human. Hope you understand. Please like, share, comment and subscribe my channel. अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.